नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, वेस पेविस के द्वारा लिखी गई पुस्तक आप भी बन सकते हैं अपने सपनों का इंसान, इसके 8 सिद्धांतों के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनके 9वें सिद्धांत के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अध्याय 9, कठिन काम को आनंद में बदलिए। जब आप आत्मसम्मान के लिए भूखे हों तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि आप गर्वपूर्ण उपलब्धि रेस्तरां में किसी विशेष महान उपलब्धि का ऑर्डर दें। मैं आपको यह ऑर्डर देते हुए सुनता हूँ, क्या मुझे एक पदोन्नति मिल सकती है और साथ ही बढ़ी हुई तनख्वाह भी? क्या मुझे एक कॉलेज डिग्री या मेडिकल लाइन का कैरियर और टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिल सकता है? और क्या इसके साथ साथ मुझे अतिरिक्त प्रशंसा भी मिल सकती है? वह दुनिया कितनी बढ़िया होगी, पर ऐसा इस दुनिया में तो नहीं हो सकता जिसमें हम रहते हैं। इस संसार में उपलब्धियां न तो खरीदी जा सकती हैं, न ही उधार मिलती है, और निश्चित ही बिना प्रयास के इन्हें हासिल भी नहीं किया जा सकता। जो भी व्यक्ति कम कीमत पर आपको महानता दिलाने का वादा करता है, वह आपको निराशा के लिए तैयार कर देता है। सच तो यह है कि महानता कठोर परिश्रम का उत्पादन है। हम कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के आसान तरीके तो हमेशा खोज सकते हैं, पर हम किसी भी नज़रिए से देखें, सफलता की मांग है कि हम उसकी राह में खून पसीना और आंसू बहाएं। 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओलिवर वेंडल होम्स ने कहा था, जब एक मस्तिष्क किसी नए विचार से खिंचता है तो यह अपने मूल आकार में कभी वापस नहीं आ सकता। यही हमारे जीवन के बारे में भी कहा जा सकता है। जब आप एक नए अनुभव से खींचते हैं तो आप मूल आकार में कभी वापस नहीं लौटते हैं। इसका कुल नतीजा यह निकलता है कि इस खिंचाव के कारण आप अधिक महान बनते हैं, पर इस खिंचाव का अनुभव बिना दर्द के नहीं मिलता। इसी को बढ़ते हुए दर्द का नाम दिया जा सकता है। सफलता के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, पर अच्छी खबर यह है कि इस कठोर परिश्रम को आनंद में भी बदला जा सकता है। कठोरता को प्रेम करें। मेरा एक मित्र है जो अपने व्यक्तिगत व्यवसाय में लगभग 1000 लोगों को काम दे चुका है। अपने काम में वह काफी सफल है, और इसका एक कारण यह है कि उसके जीवन का सिद्धांत है, आपको कठोरता को प्रेम करना सीखना ही पड़ता है। किसी को भी चोट खाने में मजा नहीं आता, पर कठोर अनुभवों का दर्द सहन करने के बाद अंततः आपको पुरस्कार के रूप में सफलता मिलती ही है। इसके बाद आप अपने कष्टप्रद क्षणों को अधिक सकारात्मक रूप से देख सकेंगे। कठोरता को प्रेम करना सीखिए, इसकी कठोरता के लिए नहीं, वरन उन चीज़ों के लिए जो इस कठोरता के द्वारा आपको अवश्य मिलेगी यदि आप मोर्चे पर डटे रहें। कठोरता हमेशा आपकी महत्वपूर्ण यात्रा का एक हिस्सा होती है। नकारात्मक बनने और इसकी शिकायत करते रहने से यात्रा आसान नहीं हो जाती। बेहतर होगा यदि आप इसे सकारात्मक सांचे में ढालकर इसकी ऊर्जा से लाभान्वित हो, जो आपकी मंजिल तक ले जाने में सहायक सिद्ध हो। अगली बार जब आप पाएं कि आप कठोर राह की शिकायत कर रहे हैं, तब आप खुद को समझाइए कि आपको कठोरता को प्रेम करना सीखना चाहिए। खुद को बताएं कि आप इतने बड़े हो चुके हैं कि ऐसा कर सकें। खुद को यह याद दिलाइए कि ऐसा करने से सपनों को हासिल करने के लिए आपको आवश्यक विकास प्राप्त होता है। मेहनत करिए, सोना खोजिए। सर्वाधिक संतोषजनक पुरस्कार वह होते हैं जो गंभीर सोच विचार, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से प्राप्त विजय का परिणाम होते हैं। यही कारण है कि लॉटरी जीतने वाले यद्यपि पैसे से अमीर होते हैं, पर वास्तव में गरीब ही बने रहते हैं। उन्होंने पुरस्कार जीतने के लिए उतनी मेहनत नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। यह बढ़िया बात हो सकती है कि आप लॉटरी जीत लें, पर लॉटरी जीत लेने से आप बढ़िया इंसान नहीं हो जाते। व्यक्तिगत विकास की कठोर राह पर प्रयासों का निवेश करके ही आप महान बन सकते हैं। यह आपको पुरस्कार का मूल्य समझने और सराहने के लिए तैयार करता है। यह आपको इस ज्ञान के लिए भी तैयार करता है कि आप उस पुरस्कार का क्या करें। यह आपकी शक्ति को भी तैयार करता है जिससे आप दूसरों को
उनका पुरस्कार जीतने में मदद करें। और इस तरह यह आपको अपने सपनों का इंसान बनने के लिए तैयार करता है। जीवन के महानतम खजाने उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो कठोर परिश्रम से जी नहीं चुराते, क्योंकि वे जानते हैं कि मेहनत करने और सोना खोजने के बीच एक गहरा संबंध है। बिना मेहनत के सोना नहीं खोजा जा सकता। काम करना छोड़कर मनचाहा काम करना प्रारंभ करें। यह सोचना कि काम करना जीवित रहने का दंड है, एक आसान जाल है जिसमें हम आसानी से फंस सकते हैं। अपने काम के बारे में नकारात्मक रवैया अपनाने से आपकी यात्रा अधिक बेहतर नहीं हो जाएगी। काम के बारे में इस तरह से सोचना बंद करिए और अपने प्रयास में आनंद का समावेश प्रारंभ कीजिए। आपने जो बोया है, जब आप उसकी फसल काटते हैं तो आप महसूस करते हैं कि काम करना एक विशेष तरह के संतोष का वाहक हो सकता है, एक ऐसा संतोष जो आपके आत्मसम्मान को ऊंचा उठाता है। आप पूछ सकते हैं, हफ्ते दर हफ्ते हमारे परिवार के बाथरूम की सफाई करने से मेरा आत्मसम्मान कैसे ऊंचा उठ सकता है? यह एक स्वीकारनीय प्रश्न है। कई काम ऐसे होते हैं जो प्रेरणादायक नहीं होते। मैं बाथरूम साफ करने के लाभ के बारे में कोई अजीबोगरीब सिद्धांत बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, सिवाय उस स्पष्ट लाभ के बारे में जो हम सब जानते हैं। पर कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से बड़े इनाम प्राप्त होते हैं, और हो सकता है ये इनाम ऐसे हों कि आपको बाथरूम साफ करने के काम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। यह एक विशेष किस्म का काम होता है। इसे मैं मनचाहा काम कहकर पुकारना चाहूँगा। हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। विश्व के अलिखित सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह भी है कि हर व्यक्ति को जिंदगी में कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। इस दुनिया में मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। इसे संभव करने में किसी का प्रयास शामिल होता है। हमारे पास यह चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती कि हम काम करें या ना करें। इसका चुनाव तो हमारे जन्म के साथ ही हो चुका है और हमारे लिए पहले से ही किसी और ने चुन दिया है। पर अच्छी खबर यह है कि हम अपने जीवन में किस तरह का काम करना चाहते हैं, यह हमारे ऊपर है। अगर ऐसा है तो हमें या तो वह काम पसंद करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, या फिर वही काम करना चाहिए जिसे हम पसंद करते हैं। इससे जीवन का रोमांच बढ़ जाता है। इस तरह का काम जरूर होगा जो आपकी प्रतिभा, गुणों और सपनों के अनुरूप होगा, और वह काम करने में आपको आनंद भी आएगा। आप उस काम से भागेंगे नहीं, बल्कि उसे करने का अगला अवसर खुद ढूंढेंगे। ऐसे कई लोग हैं जो खाने और सोने के लिए भी मुश्किल से समय निकालते हैं, क्योंकि वे अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। आपका प्रश्न होगा कि हमें ऐसे काम मिलेंगे कहाँ? इन्हें ढूंढना इतना आसान तो नहीं होगा कि आप नज़दीकी के किसी रोजगार कार्यालय में जाएं और एक आनंदमय काम के लिए आवेदन कर दें। यह काम किसी विशेष व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है, पर यह उससे भी बड़ी बात है। जिस काम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वह काम ऐसा है जिसे करने से व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे वह अपने अस्तित्व का लक्ष्य हासिल कर रहा हो। जब आप यह खोज लेंगे कि आपके सपने क्या करने और क्या बनने के लिए पुकार रहे हैं, तो आप वह काम भी पा जाएंगे। इस तरह का काम आसानी का पर्यायवाची नहीं होता। वास्तव में यह ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसमें कठोर परिश्रम, असुरक्षा और त्याग के समय भी आएंगे। पर चूंकि यह काम आपके सपनों को साकार करता है, इसीलिए यह प्रयास भी आपको आसान नजर आ सकता है। याद रखें कि सुखी जीवन का रहस्य दर्द से भागना नहीं, वरन दर्द सहन करने के पुरस्कार हासिल करना है। मनचाहा काम करने वाले भी और लोगों की तरह दर्द नहीं चाहते, फिर भी वे इसे सहज भाव से स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह वह कीमत है जो उन्हें अपने सपने हासिल करने के लिए चुकानी पड़ती है। वे जानते हैं कि कुछ विशेष हासिल करने के आनंद का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि वे सुरक्षित दायरे से बाहर आएं। वे ऐसा करने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि इस त्याग से जीवन का विकास करने वाले परिणाम प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि विजेता दर्द की दहलीज पर अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। वे जानते हैं कि बिना कष्ट उठाए वे अपनी वर्तमान सफलता से आगे नहीं जा सकते। आसान विकल्प को चुनने
और बिना संघर्ष के जीने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और यह कीमत होती है अपने सपनों को कभी भी हासिल न कर पाने की कीमत। निश्चित रूप से यह बड़ी भारी कीमत है। अपना स्वप्न साकार करने का क्षण हमारे जीवन का महानतम क्षण होता है। यह विरोधाभासी लग सकता है, पर संघर्षहीन जीवन वास्तव में क्षुद्रतर जीवन होता है। चुनौतियों पर विजय हासिल करने अपने पुरस्कार और उल्लास के क्षण होते हैं जो आसान जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। इंसानों की स्वाभाविक इच्छा तत्काल संतुष्टि की होती है। मैं भी अपनी इच्छाओं की तत्काल संतुष्टि से आनंदित होता हूँ। मुझे मज़ा चाहिए, आनंद भी, संतुष्टि भी, और मैं इन्हें तत्काल अभी इसी समय पाना चाहता हूँ। इनका इंतज़ार नहीं करना चाहता। फिर भी मैं यह सोचता हूँ कि अगर हम आज आनंद न लें, आज कुछ कष्ट उठा लें, तो आने वाला कल हमें अधिक आनंद प्राप्त कर सकता है। एक ऐसा कल जो हमारे सपनों को साकार कर देगा। मनचाहा काम ऐसा होता है जिससे लक्ष्य हासिल करने में आपको सफलता मिलती है। यह ऐसा कार्य है जिससे अपने स्वप्न का भाग्य निर्धारित करने में आपकी प्रगति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब आप अपने स्वप्न को तराशने में उत्साह से जुट जाते हैं तो आप मनचाहे काम में लग जाते हैं। जो भी आप कर रहे हो उस काम से एक आकर्षक स्वप्न जोड़ दीजिए। काम में मिल रहे उस संतोष का कोई तोड़ नहीं है जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाता लगे। नीरस काम को रोचक गतिविधि में बदलने वाला तत्व है वह विचार, वह लक्ष्य जो उस गतिविधि से जुड़ता है, वह पुरस्कार जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप यह जान लें कि आज मेहनत करने से कल आप अधिक महान, अधिक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, तो आप अधिक प्रयास करने के लिए, कुछ भी त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। आप हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं जब आप ये जान लेते हैं कि आपका प्रयास आपको एक रोमांचक विजय की ओर ले जाएगा। हर लक्ष्य जिसके लिए प्रयास किया जाए एक ऐसा लक्ष्य होता है जिसमें समर्पण होना चाहिए, पर कार्य का रोमांच खत्म होने के बाद भी काम करते रहने के लिए बड़ा जीवट चाहिए। पुरस्कार पर लगातार नज़र जमे रहने से कठोर परिश्रम में भी आनंद मिलने लगता है। इससे आपको शक्ति प्राप्त होती है और आवश्यक समर्पण भाव बनाए रखने में मदद मिलती है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें सब में महान सफलताएं मिलती हैं, वे न तो सर्वाधिक गुणी होते हैं, न ही सबसे शिक्षित होते हैं, न ही सबसे समर्थ होते हैं। सर्वाधिक सफल व्यक्ति वही होते हैं जिनके पास एक सपना और उसे पूरा करने की चाहत दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं और इस कारण उनका सपना साकार हो पाता है। मेरे एक मित्र ने कहा, सपने से प्रबल इच्छा का जन्म होता है और प्रबल इच्छा से प्रयास में खुशी का समावेश होता है। स्वप्न में बाधा कम, शक्ति अधिक होती है। स्वप्न से बाधाएं पार करने में मदद मिलती है। ऐसे कई दिन होते हैं जब आप पिटा हुआ महसूस करते हैं, ऐसे दिन जब आपकी योजनाएं गड़बड़ा जाती हैं, ऐसे दिन जो बर्बाद होते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति या वस्तु ने आपको सफल नहीं होने दिया, ऐसे दिन जब कम प्रगति के कारण आप हतोत्साहित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आपकी आशाएं कभी पूरी भी होंगी या नहीं, पर ऐसे दिन गुजर जाते हैं। अगर भाटा आता है तो ज्वार भी आता है। कष्ट के दिन अंततः सुखद दिनों में बदल जाएंगे। घाटी के अंधेरेपन को अपनी दृश्यावली पर हावी न होने दे, जो आपको पहाड़ की चोटी से स्पष्टतः देख रखी है। मुसीबत की तैयारी रखिए। चाहे आप सफलता की चोटी पर चढ़ चुके हों या हताशा के गर्त में गिर गए हों, अगर आपके पास स्वप्न है तो स्वप्न से आपकी दृष्टि हमेशा आगे की यात्रा पर लगी रहती है। जब आप स्वप्न से प्रेरित होते हैं तो अगर आपका कोई तरीका संभव है तो आप उस मार्ग को खोज ही लेते हैं। इसमें समय लग सकता है और इसमें कष्ट भी हो सकते हैं, पर यह उतना मूल्यवान है, इसके लिए कष्ट सहन किया जा सकता है। मेरी किशोरावस्था के मध्य में मेरा परिवार एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरित हुआ। इसका मतलब था कि मुझे भी स्कूल बदलना पड़ा। अपने साथ पुराने स्कूल की जो परिवहनीय छवि लेकर मैं जा रहा था, वह स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में थी। नई जगह पर जब हमने रहना शुरू किया तो नए स्कूल में दाखिले के लिए मैं हाई स्कूल के मार्गदर्शक सलाहकार से मिला। इस महत्वहीन मुठभेड़ से अध्ययन के प्रति
मेरा नज़रिया ही पूरी तरह से बदल गया। मनचाहे काम में प्राप्त होने वाली शक्ति का पहला यादगार अनुभव मेरे सामने आया। मुझे याद है, मैं सलाहकार के दफ्तर में बैठा था और हाई स्कूल के अंतिम 2 वर्षों के पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के बारे में सोच रहा था कि यह सिर्फ कागजी कार्रवाई है। कई बार इंसान गलत होता है। यह एक ऐसा समय था, मेरी पिछली शैक्षणिक रिपोर्ट पढ़ते समय सलाहकार ने मेरी योग्यता व उपयुक्तता के बारे में मुझसे कई सवाल पूछे। उसके पास पूरे कारण थे कि वह ऐसा करे। मुझे मालूम था कि मेरे रिकॉर्ड से मेरी बौद्धिक क्षमताओं का पता नहीं चल सकता। जीवन का आनंद उठाने की कोई परीक्षा नहीं होती और न ही उसके अंक रिकॉर्ड में कहीं दर्ज होते हैं। यह निराशाजनक था क्योंकि उस विषय में मेरा प्रदर्शन उत्कृष्ट था। मेरी रिपोर्ट देखने के बाद हाई स्कूल के मार्गदर्शक सलाहकार ने मेरी दिशा में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। यह देखकर मैं पूरी तरह हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसने अध्ययन के प्रति मेरी स्पष्ट अक्षमता के कारण मुझे स्कूल छोड़ने और काम ढूंढने की सलाह दी। यह वह आखिरी चीज थी जो मैंने साक्षात्कार के बारे में सोची थी। मैंने यह अनुमान लगाया था कि हाई स्कूल की पढ़ाई करना और उसे उत्तीर्ण करना हर विद्यार्थी का जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी यह भावना मार्गदर्शक की भावना नहीं थी। अचानक मैं उन्हें लगातार समझाने की कोशिश करने लगा कि आगे बढ़ने के लिए मैं कितना उत्सुक और उपयुक्त था। मेरी मिन्नतें करने के बाद अंततः वह मुझे एक अवसर देने को तैयार हो गई, पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शायद मैं पहले महीने से आगे की पढ़ाई जारी न कर सकूं। एक हद तक मार्गदर्शक सलाहकार सही थी। अगले 2 साल बड़े कठिन थे। मुझे बहुत सी पिछली चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ी। मैं काफ़ी पिछड़ा हुआ था और मुझे आगे निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी थी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने और चुनौती को अनदेखा करने में मुझे कोई समझदारी नज़र नहीं आई। मेरी सफलता का पूरा दारोमदार मेरे व्यक्तिगत प्रयास पर था। मेरे लिए सबसे लाभकारी बात यह थी कि मैंने हाई स्कूल पास करने का सपना देख रखा था और इसी सपने ने मुझे प्रेरित किया कि मैं सलाहकार की बातों को गलत साबित करूं। कुछ हद तक वह सही थी। काम कठिन था, मंजिल बहुत दूर थी, पर जिस चीज़ पर उसने विचार नहीं किया था वह थी सपने की ताकत। सफल होने का सपना जिसके लिए हर रोज प्रयास किया जाए, असंभव से दिखने वाले कार्यों को भी संभव बना सकता है। आपकी प्रवृत्ति, न कि आपकी क्षमता, आपकी महानता निर्धारित करती है। मनचाहा काम आपकी प्रवृत्ति के ढालने के बारे में है, क्षमता के ढालने के बारे में नहीं है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, पर इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। एक बार फिर दोहराता हूँ, आपको ईश्वर ने प्रबल शक्ति दी है जिसके द्वारा आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपनी तकदीर बना सकते हैं। बस इसके लिए आपको जीवन के प्रति अपनी प्रवृत्ति बदलनी होगी। अगर आपका सपना देखने योग्य है, सम्मानजनक है, साहसी है और दूसरों के लिए लाभकारी है, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह संभव भी है। आज ही निर्णय कर लीजिए कि किसी रुकावट के सामने अपना जीवन समर्पित नहीं करना है, उस रुकावट के सामने जो आपको महान व्यक्ति बनने से रोक रही है और जो आपके सपनों का इंसान बनने की राह में खड़ी है। सुरक्षा के बदले रोमांच चुनिए। मनचाहे काम में शामिल होने का अर्थ है रोमांच की राह पर चलना। रोमांच की राह पर चलने की आपको कीमत चुकानी पड़ती है और रोमांच के बदले कुछ सुरक्षा त्यागनी पड़ती है। 1972 में मेरे माता पिता ने अपना सब सामान बेच डाला। सुरक्षा प्रदान करने वाली हर चीज़ रोमांच के मार्ग में खत्म हो जाती है। 6 से 12 साल की उम्र के 4 बच्चों के साथ वे दुनिया के दूसरे कोने में जाने के लिए समुद्री यात्रा कर रहे थे। उस जमाने में यह एक क्रांतिकारी और मूर्खतापूर्ण कदम था। न तो मेरे पिता के पास नौकरियों के अच्छे अवसर थे और न ही जमा पूंजी। मुझे यकीन है कि अपने भविष्य को लेकर मेरे माता पिता जरूर चिंतित हुए होंगे। सहारा सिर्फ एक दूसरे का ही तो था और जब तक मेरे पिताजी को काम नहीं मिल जाता तब तक रहने का इंतजाम करने वाले व्यक्ति का पता था। इसके बाद भी हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे। जब हम अपने नए देश में पहुंचे तो वहाँ एक छोटे से अखबार ने हमारी परिवार की कहानी छाप दी। अगले दिन अखबार में लेख छपा जिसका शीर्षक था 9 साल बाद युगल का सपना सच हुआ।
मुझे याद है कि मैंने वह लेख पढ़ा और उसे पढ़कर सोचा कि मेरे माँ बाप कितने अजीब हैं, जो महज एक सपने की खातिर अपने परिवार को दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने में आ गए हैं। उस समय मुझे लग रहा था कि उनके पास कोई वास्तविक कारण होना चाहिए था, जैसे तबादला या कुछ ऐसा ही। पर इतने सालों बाद आज जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वे सही थे और मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। इससे बेहतर कारण के बारे में मैं सोच भी नहीं पाता हूँ। उन्होंने एक सपना देखा था जिसे साकार करने के लिए वे अपने सुरक्षित दायरे से बाहर निकलने के लिए इच्छुक थे। अगर वे इसके लिए किसी के आमंत्रण की उम्मीद लगाए बैठे रहते तो हो सकता है कि वे सारी जिंदगी इंतजार ही करते रहते। इसके बजाय उन्होंने खुद पर भरोसा किया। इसकी कीमत बहुत अधिक थी क्योंकि परिस्थितियां बहुत विपरीत थी। उन्हें सुरक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा त्यागना था, पर जीवन परिवर्तन करने वाले रोमांच से हमें इस कीमत का पुरस्कार भी मिला। मैं हमेशा उनका कृतज्ञ रहूंगा कि उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए जीवन में बृहत्तर अनुभव के अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लिया। हवा की दिशा के अनुसार तैयारी रखिए। मनचाहा काम कई रूपों में होता है। इनमें से एक को मैं तैयारी रखना कहना चाहूँगा। कई बार हमें जो काम करते हैं उनके लिए हमें खुद को तैयारी की बेहतर स्थिति में लाना ज़रूरी होता है, ताकि हम अपेक्षित अवसर पर पूर्ण लाभ उठा सकें। यह साध्य हेतु एक साधन होता है। विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल सभी मनचाहे कार्य की परिस्थितियां दर्शाते हैं, जिनसे व्यक्ति को अपनी तैयारी रखने में मदद मिलती है। अपने आप को तैयार रखने के लिए कई तरीके होते हैं। मेरे एक मित्र का अनुभव इसका एक अच्छा उदाहरण है। मार्क एक बड़ी सुरक्षा कंपनी में काम करता था। कंप्यूटर विभाग का प्रमुख होने के नाते उसका काम था अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी द्वारा खरीदे जाने की प्रक्रिया में मदद करें। इस खरीदे जाने या अधिग्रहण की प्रक्रिया में बहुत से विभाग बंद होने वाले थे, जिनमें मार्क का विभाग भी शामिल था। संक्षेप में कहा जाए तो मार्क खुद ही अपने पद को समाप्त करने के कार्य में जुटा था। हालांकि खुद का व्यावसायिक पद समाप्त करना कोई आनंदमय काम नहीं था, पर इसका सकारात्मक पहलू भी था। अंतिम सम्मेलन कुछ साल बाद होने वाला था। यह शुभ संकेत था। इससे मार्क को संभावनाओं पर विचार करने और कार्य योजना बनाने का समय मिला। अवश्यंभावी पद समाप्ति उसके जीवन की सर्वाधिक शुभ और सुखद घटनाओं में से एक बन गई। हालांकि मार्क को कंप्यूटरों की अच्छी समझ नहीं थी, पर अपने जीवन में वह कंप्यूटर विशेषज्ञ बनकर नहीं रहना चाहता था। उसका सपना एक पुलिस अफसर बनना था। उसने इस समय का उपयोग यह पता करने में लगाया कि वह किस प्रकार कानून की रखवाली के अपने कैरियर को शुरुआत कर सकता है। मार्क के शोध से यह तथ्य उजागर हुआ कि पुलिस बल में शामिल होने का सपना आसान नहीं था। मौके उपलब्ध नहीं थे और बड़ी मुश्किल से मिलने थे। जब भी कोई जगह निकलती तो इतनी अधिक संख्या में आवेदन आते थे कि अच्छे से अच्छा आत्मविश्वासी व्यक्ति भी हतोत्साहित हो जाए। अपनी रणनीति बनाकर मार्क ने खुद ही स्थिति सुधारने की ठान ली, जिससे जब भी पद निकले उसके अवसर बढ़ जाएं। अपने कंप्यूटर कार्य को करने के साथ साथ मार्क ने स्वैच्छिक रूप से दूसरा कार्य भी शुरू कर दिया। वह एक स्वयंसेवी सहायक पुलिस अफसर के रूप में स्वैच्छिक कार्य करने लगा। उसका काम अधिकांशतः छुटपुट कर्तव्यों जैसे यातायात नियंत्रण से संबंध था। यह कोई ग्लैमरपूर्ण शुरुआत नहीं थी, पर इससे उसे अपनी स्थिति सही करने में मदद मिली। स्वैच्छिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वह अफसरों से परिचित हुआ और उसने उनकी नज़र में आने का अवसर पाया। अपने नियमित कार्य के बाद उसे प्रतिदिन स्वैच्छिक रूप से 3 घंटे की शिफ्ट करनी होती थी। यह सिलसिला कितने दिन चला रहेगा? कुछ हफ्ते? नहीं। तो फिर कुछ महीने? नहीं। 1 साल? एक बार फिर नहीं। उसे अवसर मिला पूरे 5 साल बाद। 3000 घंटे के स्वैच्छिक कार्य के बाद उसे अपनी पहली व्यावसायिक पद नियुक्ति प्राप्त हुई। मार्क पुलिस अकेदमी से निकलकर अपने काम में जुट गया और तब से अब तक वह बहादुरी के लिए कई पुरस्कार जीत चुका है। अवसर को पकड़ने के लिए मार्क ने जिस तरह अपने को सही स्थिति में अवस्थित किया वह सराहनीय है, क्योंकि सिर्फ इसी कारण वह अवसर का लाभ उठाने में सफल हो सका था। मनचाहा काम
सनकीपन से बचाता है। सपना जितना बड़ा होता है उसे हासिल करना उतना ही मुश्किल होता है। यह महसूस करना बहुत ही आसान है कि लक्ष्य तक पहुंचना असंभव है। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए साधारण जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास अपना जीवन सुधारने के लिए न तो कोई प्रबल प्रेरणा या ऊर्जा होती है और न ही कोई सपना होता है। उन्हें इस तरह का जीवन चुनने का पूरा अधिकार है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि खुद पर ओढ़े गए इस निर्वासन की दशा में वे सनकी और निर्णयवादी हो जाते हैं। मनचाहे काम के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ यह है कि यह आपको ऐसे काम में जुटाए रखता है जिससे आपको आशा मिलती रहती है। आशा, जैसा कि सब जानते हैं, सनकीपन का समूल नाश करने का रामबाण उपाय। अगर आप सफल व्यक्तियों के स्वभाव और मनोविज्ञान का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि सभी सफल व्यक्ति आशावादी होते हैं। यह उनके रवैये, मुद्राओं, आलोचना से परहेज इत्यादि सभी बातों में प्रतिबिंबित होता है। वे महसूस करते हैं कि निंदा करने से नकारात्मक रवैये को ही पोषण मिलेगा। वे जानते हैं कि आज तक किसी ने अपने आलोचक के सम्मान में किसी स्मारक की स्थापना नहीं की है। संक्षेप में, वे जानते हैं कि आलोचना एक खराब निवेश है। जब आप अपने सौभाग्य की ओर रोमांचक उड़ान भर रहे होते हैं तो आशावाद आपकी मनोवृत्ति को उन सभी चीज़ों से ऊपर उठा देता है जो आपको नीचे की ओर खींचती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास आलोचक या निर्णयवादी होने के पर्याप्त कारण न हो। आपके पास इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और उसे कहीं ज़्यादा। सपने की तरफ आपकी यात्रा में कठोर श्रम के अलावा कुछ निराशाएं भी शामिल होती हैं। आपके पास नकारात्मक होने के पर्याप्त से अधिक कारण हो सकते हैं, पर आप नकारात्मक होने का विकल्प नहीं चुनते हैं। आप सनकीपन नाम की अप्सरा की बाहों में जाने का प्रबल आग्रह ठुकरा देते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उसके साथ समय गुजारने से आपका बेशकीमती समय और ऊर्जा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसे संसाधन जो पुरस्कार जीतने के काम आने वाले हैं, उन्हें अपने सपने में लगाने के बजाय निरर्थक चीज़ों में व्यर्थ गंवाने से क्या लाभ है। व्यक्तिगत विकास की मुद्रा से ही महानता खरीदी जा सकती है। महानता सतत संघर्ष सहने, अनिश्चितता के बाद भी मैदान में डटे रहने और लंबे समय तक लगातार जुटे रहने का पुरस्कार है। आप महान घोषित किए जाते हैं क्योंकि आपने सनकीपन पर विजय हासिल की और यह सिद्ध किया कि यह संभव था और ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित किया। आप महान हैं क्योंकि आप सपनों में देखे गए लक्ष्य से कम को स्वीकार नहीं करते। अपने सपनों का इंसान बनने की यात्रा में ही आप ऐसे इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जो आप महान बनना चाहते हैं, एक महान व्यक्ति। अध्याय 10। दूसरों की आग में ईंधन डालिए। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह घटना पुरुषों की दौड़ के दौरान हुई। डेरेक रेडमंड नामक अफ्रीकी अंग्रेज धावक बाकी धावकों के साथ शुरुआती रेखा पर खड़ा हुआ स्वर्ण पदक जीतने की आशा संजोए था। सिग्नल की आवाज़ के साथ ही दौड़ शुरू हुई। उत्तेजना और संकल्प के साथ दुनिया भर की लगभग 1 अरब आंखों के सामने धावकों ने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण दौड़ लगाई। तभी एक त्रासद घटना घटी। डेरेक के घुटने के पीछे की नस खिंच गई और वह जमीन पर गिर गया। दर्द इतना ज्यादा था कि दौड़ पूरी करना असंभव था। डेरेक रेडमंड की दौड़ अध बीच में ही खत्म हो गई थी। समाप्ति रेखा पर अधिकारियों के दल ने दौड़ समाप्त करने वालों को घेर लिया था। इस बात की चर्चा हो रही थी कि कौन किस स्थान पर रहा था। डेरेक जहां पर गिरा था वहीं ट्रैक पर अकेला पड़ा हुआ था। जाहिर था कि वह विकट शारीरिक और भावनात्मक दर्द झेल रहा था। तभी ओलंपिक प्रतियोगिता में अब तक का महानतम आश्चर्य घटित हुआ। मेरे लिए पदक जीतने से भी महान, ओलंपिक मशाल को पकड़ने से भी अधिक महान और सम्माननीय और अपने राष्ट्रीय गीत की धुन पर पुरस्कार प्राप्त करने से भी अधिक भावुक क्षण था। डेरेक गिर गया था और वह अब भी अपनी दौड़ लगाने वाली लेन में ही दर्द से छटपटा रहा था। उसके पिता जिम रेडमंड ट्रैक पर आए और अपने पुत्र के गले में बाहें डाल दी, इस बात की चिंता किए बिना ही
कि उन्हें दुनिया भर के लोग देख रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र को उस वक्त समर्थन दिया जब उसे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। एक दूसरे को थामे हुए वे खड़े हुए और समाप्ति रेखा की ओर बढ़ने लगे। जिम को यह कहते सुना गया कि हम दोनों मिलकर इस दौड़ को पूरा कर लेंगे। हर दर्द भरे कदम के साथ उन्होंने नाटकीय अंदाज में विश्व को यह याद दिलाया कि हम कभी भी इतने महान नहीं बन जाते कि हमें किसी दूसरे के सहारे की जरूरत ही न पड़े। दरअसल मानवीय तीर्थ यात्रा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एहसासों में से एक इस बात का ज्ञान भी है कि हम एक दूसरे को शक्ति देते हैं और एक दूसरे के सहारे की वजह से ही हम वह यात्रा पूर्ण कर पाते हैं जो पहली नज़र में असंभव सी नजर आती है। दूसरों की मदद कीजिए। दूसरों की नज़र में आना और छा जाना बड़ी अच्छी बात है। दूसरों से सम्मान की आकांक्षा रखना मानव स्वभाव का मूलभूत हिस्सा है। अगर अपने सपनों को हासिल करके हम दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पर क्या दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचना ही हमारे सपनों का लक्ष्य है? अगर हम ईमानदारी से सोचें तो पाएंगे कि हमारे भीतर एक ऐसा व्यक्ति छुपा है जो हमारे आसपास के वातावरण से सराहना की अपेक्षा रखता है। महान कार्य करने से हमें अपेक्षित सराहना प्राप्त हो सकती है, पर हर प्रसिद्ध व्यक्ति आपको यह बता सकता है कि प्रसिद्ध होने के रोमांच से बढ़कर अधिक श्रेष्ठ और अधिक संतोषजनक, अधिक स्थायी वस्तु है दूसरों को उनकी योग्यता बढ़ाने में मदद करने का संतोष। महानता की ओर की यात्रा में आप भी यह खोज कर लेंगे। दूसरों को सफल होने में मदद करना उस कैनवास का हिस्सा बन जाता है जिस पर आपकी महानता की तस्वीर बनती है। महानता की रूपरेखा में यह अद्भुत लक्षण छुपा होता है। महानता छुपाकर रखने से खत्म होती है और बांटने से बढ़ती है। जब मैं 14 वर्ष का था तब मैं एक युवा समूह नेता फिलिप के दफ्तर में गया। फिलिप के दफ्तर में मेरे होने का वास्तविक कारण तो मुझे याद नहीं है, पर मेरे साथ वहाँ जो घटित हुआ वह मेरे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। फ़ोन की घंटी बजी। फिलिप ने फ़ोन उठाया और एक लंबी चर्चा करने लगा। उसके ऑफिस के कोने में उसका गिटार रखा हुआ था। समय काटने के लिए मैंने गिटार उठा लिया और एक धुन निकालने लगा की कोशिश करने लगा। वह सर्वश्रेष्ठ धुन जो मैं निकाल सकता था वह थी स्मोक ऑन द वाटर, जो खास लोकप्रिय नहीं थी। यद्यपि फिलिप फ़ोन पर वार्तालाप कर रहा था, फिर भी उसने देख लिया कि मैं किस तरह अपनी संगीत की गतिविधि में लगा हुआ था। फ़ोन पर चर्चा समाप्त कर वह मेरी ओर मुखातिब हुआ और मुझसे पूछा कि क्या मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ। फिलिप गिटार बहुत अच्छा बजा लेता था और मैं हमेशा से संगीत के गुणी लोगों का सम्मान करता आया हूँ, पर किशोरावस्था जनित आत्मविश्वास की कमी के कारण मैंने यह भय व्यक्त किया कि मुझमें संगीत की आवश्यक प्रतिभा नहीं है। फिलिप ने मेरे भय को निकालते हुए कहा कि उसे मेरी प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास है और फिर उसने मुझे मेरा पहला गिटार अभ्यास कराया। शायद उस समय फिलिप का विचार था कि दीवानगी भरी किशोरावस्था के दौरान संगीत एक सहायक गतिविधि हो सकती है। उसे क्या मालूम था कि जो गिने चुने क्षण उसने मुझे दिए थे उसका नतीजा यह निकलेगा कि मैं संगीत को ही अपना कैरियर बनाने की राह पर चल पड़ूंगा। यह तो ऐसा था जैसे मेरे अंदर जल रही आग में जो धधकने के लिए व्याकुल थी उसने सही समय पर एक लट्ठा डाल दिया हो। कई बार जब मैं अपने रिकॉर्ड हुए एल्बम को सुनता हूँ या भीड़ द्वारा मेरा गीत गुनगुनाने सुनता हूँ तो मुझे फिलिप की याद आ जाती है जिसने अपने व्यस्त दिन में से आधा घंटा निकालकर मुझे संगीत का उपहार दिया था। जब मैं यह सोचने के लिए ठहरता हूँ कि मैंने भी दूसरों की इसी तरह की मदद की है जैसे फिलिप ने मेरी की थी, तो मैं महसूस करता हूँ कि इसे समय की बर्बादी की बजाय इसका सदुपयोग या सही निवेश कहा जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है अगर आप अपने जीवन का थोड़ा सा हिस्सा दूसरों की मदद करने में, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और तराशने में लगाएं। इससे न केवल उनकी जिंदगी की रोशनी बढ़ जाएगी, बल्कि इससे आपके अपने जीवन की महत्ता का भी विस्तार होगा। दूसरे की आग में लट्ठा झोंकने के लिए रुकने का अर्थ यह नहीं कि आपके पास खुद की आग के लिए एक लट्ठा कम बचेगा। वास्तव में होता इसका ठीक उल्टा है। यह आपकी सफलता का संकेत है। यह बताता है
कि आपको जितनी व्यक्तिगत आवश्यकता है उससे कहीं अधिक उत्पादन करने में आप समर्थ हैं। क्या किसी व्यक्ति से मिलकर लौटते समय आपको ऐसा सुखद एहसास हुआ कि उससे मिलने के बाद आप अधिक स्फूर्तिवान और अधिक प्रेरित हो गए हैं? कई बार ऐसे लोग आजीवन मित्र के रूप में आते हैं। कई बार यह एक छोटी सी मुलाकात भी हो सकती है जिसमें नामों का आदान प्रदान नहीं होता और एक दूसरे से दोबारा मिलने की संभावना भी खत्म हो जाती है। ऐसा ही एक अनुभव मुझे लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिला। सिडनी की मेरी उड़ान 1 घंटे में छूटने वाली थी। कुछ साल पहले भी मैं अमेरिका आया था और अपने अनुभव के आधार पर मुझे मालूम था कि निर्गम कर $15 लगेगा। यात्रा की शुरुआत में ही मैंने इतनी रकम अलग निकाल कर रख ली थी। इससे मैं बाकी बची सारी अमेरिकी मुद्रा को देश छोड़ने से पहले अपनी अंतिम खरीदारी में खत्म करने के लिए आज़ाद था। मेरा सामान पहुंचाने के बाद काउंटर पर बैठी महिला ने मुझे निर्गम कर चुकाने को कहा। गर्व से मैंने अपने अंतिम $15 निकालकर उसके सामने रख दिए। ऐसा करते समय मैंने काउंटर पर लगी यह सूचना पढ़ी, निर्गम कर $18। यह पढ़ते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि मेरी जानकारी में पास ही वहीं आखिरी डॉलर बचे हुए थे। एक ऐसे हवाई अड्डे पर आना जहां हर रोज 2 लाख यात्री आते जाते हों, अपने आप में एक कष्टकारी अनुभव है। और मैं कतई नहीं चाहता था कि इतनी भीड़ भरी कतार के इंतजार करने के बाद मैं फिर से विदेशी मुद्रा विनिमय काउंटर पर जाऊं, बचे हुए $3 का इंतजाम करूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अतिरिक्त $3 कहाँ से लाऊं, और मैंने अपनी जेबें इस आशा में टटोली कि शायद मेरे पास कुछ सिक्के बचे गए हों। मेरे पास सिक्के जरूर निकले, पर कुल मिलाकर वो $2 और कुछ सेंट ही थे। अब भी $1 के करीब रकम कम पड़ रही थी। अपनी पराजय को भांपकर मैं प्रवेश सहायक की ओर मुड़ा। उसने सामने सारी स्थिति बयान कर दी। तभी एक अचंभित करने वाली बात हो गई। उस महिला के पास ही टेरेंस नामक 6 फुटा युवक खड़ा था। उसका काम प्रवेश स्टाफ को भारी सामान उठाकर रखने में मदद करना था। मेरी हालत देखकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी जेब से $1 का नोट निकालकर काउंटर पर मेरे $17 के पास ही रख दिया। टेरेंस मुस्कुराया और उसने कहा कि मेरी मदद करते हुए उसे खुशी हो रही है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। इसी का नाम लॉस एंजल्स था। इसे तो दंगों का गृहनगर की उपाधि दी जाती है। इसे तो गोलीबारी और कार चोरी के नगर के नाम से जाना जाता है। पर यह टेरेंस का नगर भी था, एक ऐसे व्यक्ति का नगर जिसकी $1 की दयालुता ने मुझे सिखाया कि उस शहर में अब भी प्रेम नाम की चीज बाकी थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2 लाख लोगों को अनुशासित करते हुए हवाई अड्डे के स्टाफ के दिल से दयालुता नाम की वस्तु मिट जाती होगी। शायद ऐसा होता भी हो, पर एक क्षण के लिए मुझे एक अजनबी को $1 देते हुए टेरेंस ने मेरी आग में एक बहुत ज़रूरी लट्ठा फेंक दिया था। ऐसा करते हुए उसने अपनी दुनिया के उस कोने को जिसमें वह रहता था, एक बेहतर स्थान बना दिया था। असंभव परिस्थितियां अधिकतर असंभव नजर आती हैं जब तक हमारी मुश्किल के क्षण में कोई हमारा साथ न दे। जिम रेडमंड ने जिस तरह से अपने पुत्र डेरेक को आश्वस्त किया कि वे साथ साथ दौड़ पूरी करेंगे, उसी तरह हम भी किसी संघर्षशील व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। मदद मिलना अद्भुत है, पर गहराई से सोचे तो मदद करना उससे भी अधिक अद्भुत है। दूसरों को सफल होने में मदद देने से महानता की हमारी तीर्थ यात्रा भी पूरी होती है। यह जानने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है कि संसार में ऐसे सफल लोगों की बहुत जरूरत है जो दूसरों को भी सफल होने की प्रेरणा दे सके। लोगों के अंदर इतनी अनचिन्हित संभावनाएं छुपी हुई हैं कि जरा से समर्थन और उत्साहवर्धन से वो जागृत हो सकती हैं। अक्सर एक आदमी को आपके पास इतना भी नहीं चाहिए होता। अधिकांशतः लोग आपसे सकारात्मक समर्थन चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आत्मशंका के रेगिस्तान में भटक गया हो तो आपके द्वारा कहे गए शब्द, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है, उन्हें बचा सकते हैं, फिर से सही राह पर ला सकते हैं। कई बार ऐसे समय आते हैं जब किसी व्यक्ति की बुझती हुई आग को फिर से जलाने के लिए एक वाक्य ही काफी होता है।
जितनी आवश्यकता है उतनी योग्यता आप में है। मैं जानता हूँ आप अवश्य महान बनेंगे। उनके अंदर आपका विश्वास उनके खुद के खोए हुए विश्वास को लौटा लाता है। आपके उत्साह से बेहतर जीवन के प्रति उनकी आशा को नया जीवन मिलता है। आप उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे अपनी प्रतिभा से अपनी मंजिल तक पहुंचने में अलग कदम उठाएं। जब आप किसी की आग में एक लट्ठा फेंकते हैं और देखते हैं कि इससे उनके जीवन में सुख की रोशनी बढ़ गई है, तो आपको दीर्घकालीन संतोष का अनुभव होगा। दूसरों की आग में ईंधन डालने की आपकी इच्छा के कारण आप एक ऐसे विजेता बन जाएंगे जो दूसरे विजेताओं को तैयार करता है। अपनी तीर्थ यात्रा पर पीछे मुड़कर देखते समय अगर हम पाएं कि राह में हमने कई लोगों का भला किया है, तो इससे एक अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। कई लोग बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित होंगे क्योंकि उनकी नज़रों में आपका उदाहरण अनुकरणीय होगा। जिस तरह से अपने मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का साहस किया, वह अनुकरणीय प्रेरणापुंज भी बन सकता है। अपने सपनों की आवाज़ सुने। यह आवाज़ वहीं से आती है जहाँ से आप आते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ से आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद आते हैं। अगर कोई पूर्णता का जीवन जीना चाहता है तो एक ऐसी जगह जो प्रेरणा और अवसर से पूर्ण है। यह जगह तकदीर कहलाती है, हमारी तकदीर। और यह उतनी ही महान होती है जितने महान होने का हम सपना देखते हैं। महानता की ओर बढ़िए, इससे कम पर सौदा तय मत करिए। आपको ही नहीं, संसार को भी आपकी आवश्यकता है कि आप अपने सपनों का इंसान बने। जब हम विश्वास करते हैं, इस क्षण को जीना, आपके साथ गुजारना, मैं जानता हूँ हमारे लिए अच्छा होगा। इतना भर कहना चाहता हूँ, ईश्वर जानता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सपने सच हों। जब हम विश्वास करते हैं तब हम रास्ता खोज सकते हैं। यकीनन हम सफल होंगे, अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। जब हम विश्वास करते हैं तब हम एक रोशनी बन जाते हैं, अंधेरी राहों की चमकती रोशनी। और हम अंधेरे कोनों में जाकर भटकते हुओं को राह दिखाकर थाम सकते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तब हम एक रोशनी बन जाते हैं, जिससे रोशन होती है पूरी कायनात। और आखिरी दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ए दोस्त। साथ साथ हम जूझेंगे बाधाओं से और हम आशा बचाए रखेंगे जीतने की। सबसे बढ़कर अपने सपनों को जिंदा रखेंगे। जब हम विश्वास करते हैं तब हम रास्ता खोज सकते हैं। यकीनन हम सफल होंगे, अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। जब हम विश्वास करते हैं तब हम एक रोशनी बन जाते हैं, अंधेरी राहों पर चमकती रोशनी। और हम अंधेरे कोनों में जाकर भटकते हुओं को राह दिखाकर थाम सकते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तब हम एक रोशनी बन जाते हैं, जिससे रोशन होती है पूरी कायनात।